Hello everybody, welcome back to my channel Ad-Infinitum by Ilsa Khan. In this video, I'll be dealing with the doctrine of caveat emptor under the Sale of Goods Act 1930. The doctrine of caveat emptor lays down a fundamental principle that the buyer should be aware. Let the buyer beware. The buyer should be aware. Whenever the buyer is buying a particular product, it's his responsibility to examine the quality and suitability of that product. जब भी बायर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी और क्वालिटी को एग्जामिन करके ले, ताकि बाद में सेलर को ब्लेम ना करे, बाद में सेलर पे ब्लेम ना आए. ये एक प्रिजम्पशन पे बेस्ड है कि दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन अ प्रिजम्पशन कि बायर के पास भी कुछ सेट ऑफ स्किल्स होता है, कुछ सेट ऑफ जजमेंट होता है. अगर उस पर रिलाई करके इज बाइंग दैट प्रोडक्ट, देन द सेलर वोंट बी लायबल. If suppose I am the buyer, I am buying this pen, I am buying this particular pen, or I have checked its suitability, its quality, और इसके बाद I won't have the right to reject this product. अगर एक बार बायर ने प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी और क्वालिटी देखकर प्रोडक्ट खरीदा, तब उसका ये राइट नहीं है दैट ही वुड रिजेक्ट द प्रोडक्ट, क्योंकि वो खुद की स्किल और खुद की जजमेंट पे बेस्ड मार्केटिंग कर रहा है. और यहाँ पे सेलर वोंट बी लायबल. कमर्शियल ट्रांजैक्शन में टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, इट इज सेलर एंड बायर. तो ये दोनों पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने राइट और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और अपना अपना काम करे. अगर हम लोग केविएट एम्प्टर की बात करें तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन दो पार्टी को इन्वॉल्व करता है, सेलर और बायर, और बोथ पार्टी दे मस्ट टेक इक्वल केयर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड देयर राइट्स. जब भी पर्सन गुड खरीद रहा है तो ही शुड एग्जामिन दैट प्रोडक्ट थरली, क्योंकि सेलर इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग. सेलर को अपना मार्केटिंग करना है तो ऑब्वियसली ही वोंट disclose you each and everything. तो अपने जजमेंट पे if you are buying anything, तो it's your responsibility to examine that thing thoroughly. ये मीनिंग जो है let the buyer beware, it means the buyer has the duty, it's the duty of the buyer towards the seller कि वो provide करे information about his requirement, और seller उसको उसके हिसाब से apply करेगा. If you'll tell about your requirement to the seller, then only seller will provide you that thing. तो जो प्रिंसिपल है caveat emptor का अप्लाई करता है इन ऑल द केसेस जहां पे whenever you are purchasing good. अगर कभी भी आप अपने स्किल और अपने जजमेंट पे रिलाई करके यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर वुड अप्लाई. सपोज आई एम बाइंग पेंटिंग का कोई सामान, तो आई एम रिलाइंग ऑन माई स्किल, तो यहाँ पे सेलर वोंट बी लायबल फॉर एनीथिंग. अब यहाँ पे इसका एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्रिन, एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर. सबसे पहले जब ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ने लगा, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ट्रेड और कॉमर्स एक्सपैंड होने लगा, तो सेलर और बायर जो है ज्यादा एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते और बायर हर प्रोडक्ट को एग्जामिन करे, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो ये भी जरूरी है कि हम बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें. इट्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायर, और सम रेस्ट्रिक्शंस वर पुट सेलर के ऊपर भी कि सेलर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले. सबसे पहला एक्सेप्शन है फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस. लाइक सपोज अगर बायर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है और ही हैज स्पेसिफाइड हिज पर्पस ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट टू द सेलर. मतलब सपोज अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और हैव स्पेसिफाइड माई पर्पस कि मैं ये किस लिए खरीद रही हूँ, मैं ये प्रोडक्ट किस लिए खरीद रही हूँ, और आई एम रिलाइंग ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट. मतलब कि बायर अपना पर्पस सेलर को बता दिया और बायर रिलाई कर रहा है सेलर के स्किल और जजमेंट पे. तब या तो गुड्स वैसे डिस्क्रिप्शन पे हैं जो कि सप्लाई हो रहे हैं यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तब उस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बायर को अच्छा प्रोडक्ट दे. यहाँ पे बायर वोंट बी लायबल. इसमें ये कह रहा है कि जब भी ये एक्सप्रेसली या इम्प्लीकेशन के थ्रू सेलर अवेयर हो गया कि बायर का क्या पर्पस है और बायर किस टाइप का प्रोडक्ट रिक्वायर कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, और बायर सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाई कर रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो कस्टमर को प्रोवाइड करे गुड उसके अकॉर्डेंस में, जो भी उसके नीड है उसके अकॉर्डेंस में. 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए एक्सेप्शन एक्सरसाइज होने के लिए. सबसे पहले कि बायर को अपना पर्पस
बताना चाहिए. The buyer must tell the purpose of his purchase. Second thing is that the buyer shall be dependent on the seller's judgment. ठीक है, buyer shall be dependent on the seller's judgment. And the third thing is that the goods are of description which the seller supplies in usual course of business. मतलब गुड्स ऐसे डिस्क्रिप्शन के हैं जो कि सेलर यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ना आमतौर पे वैसे ही सप्लाई कर रहा है. एक केस है शीतल कुमार सैनी वर्सेस सतवीर सिंह. इस केस में क्या हुआ था, बायर ने एक कंप्रेसर खरीदा, कंप्रेसर की 1 साल की वारंटी थी, लेकिन वो कंप्रेसर 3 महीने में ही उसमें डिफेक्ट निकल गया. जब वो रिटर्न के लिए गए तो ऑल्दो द प्रोडक्ट वाज रिटर्न और ये बोला गया कि इसमें वारंटी नहीं दी जाएगी. तो कमीशन ने ये हेल्प किया कि goods would be reasonably fit for the purpose for which they are sold. It is an implied warranty. जिस पर्पस के लिए उसको बेचा जा रहा है, it should be reasonably filled. मतलब उस पर्पस के लिए वो फिट होना चाहिए, ये implied warranty है. अब सेक्शन 16(1) का प्रोवाइजो, मतलब कि कहाँ पे एक्सेप्शन जो है अप्लाई नहीं होगा, कहाँ पे आपका जो एक्सेप्शन है फिटनेस ऑफ बायर्स पर्पस, ये अप्लाई नहीं होगा. अगर सेल जो है आपका ट्रेडमार्क पेटेंट के कॉन्सेप्ट पे वैसा सेल हो रहा है, तब यहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी नहीं है आपके केवीएट एम्प्टर के एक्सेप्शंस का. इसमें क्या रहा है, प्रोवाइजो वैसे केसेस वैसे सिचुएशन को डील कर रहा है जहाँ पे बायर रिलाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम के, किसी प्रोडक्ट के ट्रेड नेम पे अगर वो खरीद रहा है, तो यहाँ पे स्किल ऑफ द सेलर पे वो रिलाई नहीं कर सकता अगर वो किसी ट्रेड नेम पे ही उसने खरीद लिया उस पर रिलाई करके. तो यहाँ पे एक्सेप्शन वोंट बी एप्लीकेबल. सेकेंड एक्सेप्शन है मर्केंटेबल क्वालिटी, सेक्शन 16 का 2. 16 का 1 में था कि बायर्स पर्पस, फिटनेस एज टू बायर्स पर्पस. सेकेंड एक्सेप्शन 16 के 2 में है इज मर्केंटेबल क्वालिटी. मतलब मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब गुड ऐसा होना चाहिए, गुड्स मस्ट बी केपेबल ऑफ पासिंग इन द मार्केट. गुड्स मस्ट बी केपेबल ऑफ पासिंग इन द मार्केट. गुड्स ऐसा होना चाहिए जिसको हम मार्केट में बेच सकें उस डिस्क्रिप्शन पे, जिस डिस्क्रिप्शन पे हम बेच रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि ऐसा प्रोडक्ट है. कोई भी डीलर जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं है, मतलब वो डीलर है, he has the duty to deliver a goods of merchantable quality. मतलब मैं अगर डीलर हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ, तो it's my duty to deliver the product of merchantable quality. मतलब वैसा गुड जो केपेबल है उसकी मार्केटिंग हो सके, मतलब अच्छा गुड्स हो, अच्छे क्वालिटी का हो. ये एक्सेप्शन है अगर सेलर कोई भी स्पेसिफिक गुड से डील कर रहा है जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया है बायर का, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी. ऐसा नहीं कि बायर ने वो चीज़ खरीदा और उसमें डिफेक्ट निकल गई. मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होना चाहिए, 2 फैक्टर्स सेटिस्फाई होना चाहिए. सबसे पहले मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब गुड्स शुडंट मेयरली बी केपेबल ऑफ लुकिंग गुड. बस वो इतना अच्छा, बस दिखने में अच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब उसका काम भी होना चाहिए केपेबल ऑफ रेंडरिंग द पर्पस. जिस पर्पस के लिए उसको लिया जा रहा है, ये पेन दिखने में बस अच्छी होनी जरूरी नहीं है, इट शुड फुलफिल द पर्पस. जिस पर्पस के लिए इसको खरीदा जा रहा है, इट मस्ट फुलफिल द पर्पस ऑल्सो. ठीक है. मर्केंटेबल क्वालिटी की गुड्स कब होती है, जब गुड्स वैसे हों जो अपना पर्पस फुलफिल कर रही हैं. दूसरा, रीजनेबल फिटनेस फॉर जनरल पर्पसेस. गुड्स ऐसे होने चाहिए कि उनका जो भी पर्पस है वो फिट हो रहा है. मतलब सपोज अगर किसी ने भी एक हॉट वाटर बैग खरीदा, वो अच्छा है लेकिन बाद में वो बर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे सेलर लायबल होगा. मतलब कि गुड्स का रीजनेबल फिटनेस होना चाहिए, सही होना चाहिए, कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. अब प्रोवाइजो क्या है 16 के 2 में, अगर बायर ने गुड्स ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया है और एग्जामिन के बाद उसको ऑलरेडी रिवील हो गया है कोई डिफेक्ट कि हाँ यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है दैट द सेलर शैल नॉट बी लायबल फॉर सच डिफेक्ट. बाद में क्या कह रहा है इसमें कि वेयर अ बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड, मतलब बायर हैज ऑलरेडी एग्जामिन्ड द गुड और उस एग्जामिनेशन में the capability of revealing out the defect in the good, मतलब वहाँ पे उसकी capability थी that he could have revealed the defects, और there shall be no implied condition. implied condition नहीं होगा कि सेलर के ऊपर implied condition नहीं होगा डिफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे बायर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि you can identify the defects. तो ये है कि यहाँ पे सेलर के ऊपर कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगा, सेलर शैल नॉट बी लायबल फॉर सच डिफेक्ट. अगर यहाँ पे बायर को दे दिया गया राइट कि ही हैज द कैपेबिलिटी टू एग्जामिन द गुड्स, कि वहां पे. फिर थर्ड एक्सेप्शन, आई होप सेकंड एक्सेप्शन इज क्लियर, कि मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब मार्केटेबिलिटी भी होनी चाहिए और रीजनेबल फिटनेस भी होना चाहिए. और थर्ड एक्सेप्शन है
केविएट एम्प्टर का कि यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब जिस सेक्शन 16(3), मतलब फॉर व्हाट इफ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, दैट पर्पस मस्ट बी फुलफिल्ड, मतलब कि ये स्टैट्यूटरी कंडीशन है कि जिस पर्पस के लिए आप खरीद रहे हो दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, मतलब जो यूसेज ऑफ ट्रेड के लिए, मतलब कि सेलर इज अवेयर ऑफ द यूसेज ऑफ ट्रेड, किस लिए बायर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहा है, उस गुड का यूज होना चाहिए। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि सेलर जो है मस्ट वारंट द क्वालिटी ऑफ फिटनेस, मतलब कि क्वालिटी एकदम उसकी सही होनी चाहिए। लाइक सपोज कि अगर एक्स ने वाई से कोई गुड खरीदा, ठीक है, ऑक्शन के टाइम, और वाई ने उसको इन्फॉर्म नहीं किया, और वो जो कंटेंट था वो डैमेज हो गया, वो कंटेंट डैमेज हो गया, तो यहाँ पे किस लिए वो खरीदा, उसने एक दूसरे को इन्फॉर्म भी नहीं किया, और यहाँ पे कंटेंट जो था वो डैमेज हो गया। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर वोंट बी एप्लीकेबल, यहाँ पे नहीं, क्योंकि अगर वो डैमेज हो गया, उसकी जो उसका जो वर्क है, उसका जो यूसेज है, दैट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, तो यहाँ पे केविएट एम्प्टर वोंट बी एप्लीकेबल, क्योंकि जो प्रोडक्ट विच यू आर गिविंग उसका यूसेज ही नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल, केविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल। एक केस है पीटर डार्लिंगटन पार्टनर्स लिमिटेड वर्सेस गॉस्को कंपनी लिमिटेड। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था कैनरी सीड का, और यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था कि कस्टम जो भी होगा ट्रेड और बायर का, उन लोग को एक दे विल रिसीव अ रिबेट ऑन द प्राइस ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर कोई भी इम्प्योरिटीज होगी कैनरी सीड में तो दे वुड रिसीव अ रिबेट, और बट आप गुड को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको रिबेट मिलेगा बट यू कैन नॉट रिजेक्ट द गुड। तो यहाँ पे अनरीजनेबल कस्टम ट्रेड था, इट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज जो भी होती है वो एक्सप्रेस टर्म में भी मतलब होती है, क्या आपने पहले से बोल दिया, ओके अगर इम्प्योरिटीज हुई तो यू वुड गेट अ रिबेट बट यू कैन नॉट रिजेक्ट द प्रोडक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट था। और 16 का 4 है एक्सप्रेस टर्म्स। अगर कोई एक्सप्रेस टर्म है, पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी एक्सप्रेस टर्म पे हो गई, तब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर वोंट बी एप्लीकेबल। मान लो कि अगर पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर वो अग्री कर रही हैं कोई भी एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी पे कि अगर कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी डिफेक्ट आएगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा होगा, कोई एक्सप्रेस टर्म पे दे गेट टू अग्री, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर वोंट बी एप्लीकेबल। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर सेलर जानबूझ के फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन वोंट बी एप्लीकेबल। ये इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। अगर सेलर जानबूझ करके मिसरिप्रेजेंटेशन से बायर का कंसेंट ले लिया, फ्रॉडुलेंटली उसने कंसेंट ले लिया, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेट द बायर बी वेयर वोंट बी एप्लीकेबल। लाइक सपोज कि मतलब फ्रॉडुलेंटली गलत चीज दिखा करके उसका कंसेंट ले लिया और उसे गलत चीज का सप्लाई होकर दिया, तो यहाँ पे इट वोंट बी एप्लीकेबल। ये किसकी लाइबिलिटी होगी? इट वुड बी सेलर्स लाइबिलिटी। फिर है कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। अगर सेलर ने कोई प्रोडक्ट बायर को पहले से डिस्क्रिप्शन के थ्रू दिया या सैंपल दिखाया कि दिस प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू सप्लाई यू दिस प्रोडक्ट, और बाद में कोई और प्रोडक्ट निकला, वो सेम प्रोडक्ट नहीं निकला, उसका कॉपी नहीं निकला, तब भी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर वोंट बी एप्लीकेबल। इट वुड बी एन एक्सेप्शन। यहाँ पे सेलर की लाइबिलिटी बनेगी। अगर कोई भी सेलर गुड बेच रहा है सैंपल के थ्रू या डिस्क्रिप्शन के थ्रू, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर का कि वो जो भी बायर है उसको गुड्स एकदम सेम दे सकें एज सैंपलर और डिस्क्रिप्शन। अगर वो नहीं कर रहा है तो इट वुड बी his liability. I hope you liked the video. Please do not forget to subscribe my channel. In my next video, I'll be dealing with the cases related to caveat emptor. Thank you.